सभी को नमस्ते। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं पारिवारिक आय की और पिछली क्लास में हमने पारिवारिक आय कितनी तरह की होती है उसके बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे इस पारिवारिक आय के साधन क्या क्या हो सकते हैं, मतलब कैसे कोई भी इंसान अपनी पारिवारिक आय को प्राप्त कर सकता है, उसके कौन कौन से तरीके भी हम इसको कह सकते हैं प्राप्त करने के। तो इसमें जो मेन है वो सबसे पहला कहलाता है मजदूरी, जो वेजेस, यानी कि आप अपनी सेवाएं देते हैं, कार्य करते हैं और बदले में आपको मुद्रा मिलती है। देश के लिए श्रम उत्पादन एक आवश्यक तत्व है। भारत में मजदूरी की दर बहुत कम है, यानी कि दिन भर की मजदूरी के बदले में जो वेजेस दिया जाता है, जो तनख्वाह दी जाती है, वो बहुत कम है। शारीरिक श्रम करने पर जो आय प्राप्त होती है उसे ही हम मजदूरी कहते हैं। ये ज़्यादातर मुद्रा के रूप में दी जाती है, लेकिन कभी कभी वस्तु या सेवा के रूप में भी दी जाती है, जैसे काम के बदले अनाज। इस तरह की एक योजना भी सरकार ने चलाई हुई थी, जिसमें जो बहुत ज़्यादा गरीब थे वो मजदूरी करते थे और बदले में सरकार की तरफ से उनको रोज़ अनाज प्रोवाइड कराया जाता था। ये एक सरकारी योजना भी चली है। इसमें दो तरीक़ों से मजदूरी दी जा सकती है। एक तो काम के अनुसार, वेजेस फॉर वर्क, काम को देख करके दी जाने वाली मजदूरी को काम के अनुसार की मजदूरी कहते हैं। इसमें कार्यकुशलता, काम की गति और योग्यता पर मजदूरी निर्भर करती है। और दूसरी होती है समय अनुसार, वेजेस पर डे। समय के अनुसार दी जाने वाली मजदूरी श्रमिकों को मुद्रा के रूप में, वस्तु या सेवाओं के रूप में दी जाती है। ज़्यादातर ये मजदूरी मुद्रा के रूप में ही दी जाती है और ये प्रतिदिन की अवधि के रूप में या प्रति सप्ताह या अर्धमासिक या मासिक के रूप में दी जाती है, जिसमें प्रतिदिन एक निश्चित समय पर, जैसे सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे है या 10 बजे से 6 बजे, जो भी जो उनको मजदूरी देने वाला जो व्यक्ति है, जो जॉब देने वाला व्यक्ति है, वो तय करता है। और इसके कुछ नियम भी बने हुए हैं सरकार की तरफ से भी कि कितने समय की ये होनी चाहिए। तो उसमें 1 घंटा बीच में लंच का भी होता है। इस तरह से करके जैसे भी नियम है, तो वो प्रतिदिन यानी कि समय के अनुसार, कि आपने एक दिन काम किया तो एक दिन की मजदूरी बनेगी, लेकिन वो एक दिन पूरा तब माना जाएगा जब आप 9 से 5 या 9 से 6 जो भी वक्त निर्धारित है उतने पूरे समय में काम करेंगे। तो ये मजदूरी के तरीके हैं। दूसरा जो सिस्टम होता है वो है सैलरी का। जिन कामों में मानसिक श्रम ज़्यादा करना पड़ता है और उसके प्रतिफल में मिलने वाली आय को हम वेतन कहते हैं। मजदूरी में शारीरिक श्रम सबसे ज़्यादा है, जबकि वेतन में या सैलरी जिसको हम कहते हैं उसमें मानसिक श्रम भी है। अब मजदूरी में तो दिमाग कुछ नहीं लगाना है, मोटा मोटी जैसा कहा गया कि भाई आपको ईंटें उठा करके ले जानी है या गारा उठा के ले जाना है या पत्थर उठा के ले जाना है या जो भी वॉट एवर इट इज़, वो ही काम करना होता है, जिसमें शारीरिक श्रम बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन मानसिक श्रम जब ज़्यादा करना पड़ता है तो उसके प्रतिफल में मिलने वाली आय को वेतन कहते हैं। वेतन अधिक पाने के लिए जितनी ज़्यादा मानसिक कुशलता होती है उतना ही व्यक्ति वेतन अधिक ले सकता है। वेतन व्यक्ति को परिश्रम, योग्यता, मानसिक कुशलता, शिक्षा, अनुभव और पद के अनुसार कम या ज़्यादा दिया जाता है और इसमें भी घटत या बढ़ोतरी होती रहती है। वेतन वृद्धि वार्षिक रूप से दी जाती है और वैसे जो वेतन का जो नियम है उसमें प्रत्येक व्यक्ति को, अगर वो साल भर तक लगातार काम कर रहा है किसी भी संस्था में या किसी व्यक्ति के पास में, तो साल भर बाद में अनिवार्य रूप से उसकी आय में कुछ आंशिक वृद्धि देनी होती है। वो परसेंटेज पर निर्भर करती है, चाहे वो 3% हो, 2% हो, 10% हो, 5% हो। ये कोई भी कंपनी अपने नियमों के अनुसार वो वृद्धि देती है। और जो वेतन मिलता है वो अधिकतर मासिक तौर पर दिया जाता है। वेतन के साथ कई प्रकार के भत्ते भी मिलते हैं, जैसे महंगाई भत्ता, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता, मकान का भत्ता या मकान किराया भत्ता भी इसको कहते हैं। भत्ते की राशि आय, पद और कार्य करने के अनुसार पहले से ही निश्चित होती है।
ज़्यादा खतरा या ज़्यादा उत्तरदायित्व वाले काम हैं तो उसमें वेतन भी अधिक मिलने की संभावना होती है। फिर तीसरा तरीका आता है बच्चों ब्याज के माध्यम से, इंटरेस्ट। परिवार में जो भी बचत होती है उसके धन को अगर किसी बैंक में या पोस्ट ऑफिस में या किसी उद्योग में अगर विनियोग करते हैं तो उसके बदले में उस व्यक्ति को ब्याज प्राप्त होता है। यानी कि आपने अपना जो अतिरिक्त धन है वो अगर जैसे बैंक में रखा तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, या पोस्ट ऑफिस में रखा तो पोस्ट ऑफिस में भी आपको इंटरेस्ट मिलता है, या किसी भी शेयर में लगाया करा। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जहाँ पर उसमें ब्याज आपको मिलता है। और ब्याज एक ऐसी आय है, ब्याज मूलधन के अतिरिक्त कुछ प्रतिदान होता है। इसकी राशि वेतन और मजदूरी से कम होती है और इसी तरह से धन उधार लेने पर ब्याज देना भी पड़ता है। इसका दोनों ही तरह से ये ब्याज होता है। एक तरफ हम अगर इससे आय बढ़ा सकते हैं तो दूसरी तरफ इससे आय हमारी घट भी सकती है, लेकिन उस कंडीशन में हमें अपने किसी आवश्यक कार्य के लिए अगर एक मुश्त राशि चाहिए कि एक साथ बड़ा अमाउंट चाहिए तो फिर हम बैंक से लोन ले भी सकते हैं। अगर हम बैंक को अपना पैसा जमा करा करके उससे ब्याज ले सकते हैं तो हम बैंक से एक बड़ी राशि ले करके और फिर उसका ब्याज हम चुका भी सकते हैं। तो ऐसे में जैसे कई बार मकान बनाने के लिए या बच्चों की शादी के लिए परिवार में इस तरह के लोन भी लिए जाते हैं। आजकल तो बच्चों की शिक्षा के लिए भी लोन मिलता है कि आप अभी लोन ले लें पढ़ाई के लिए और फिर बाद में जब आपकी सर्विस लगती है तब आप उसको धीरे धीरे चुका सकते हैं, लेकिन विद इंटरेस्ट, यानी कि ब्याज उस कंडीशन में देना पड़ता है। ब्याज एक ऐसी आय है जो हमेशा परिवर्तित होती रहती है और ये धनराशि या वेतन से अधिक हो जाती है। ब्याज की दर जो है वो ऋण की प्रकृति पर निर्भर करती है। इस ब्याज के बारे में आप अलग से जब मनी मैनेजमेंट की बात करेंगे तब और विस्तार से पढ़ेंगे। फिलहाल हमारे लिए इतना जान लेना काफ़ी होगा कि ब्याज के माध्यम से भी हम अपनी आय को बढ़ा सकते हैं। और फिर आती है लगान या किराया, जिसको हम रेंट भी कहते हैं। धन उत्पत्ति के कार्य के लिए भूमि की सेवाएं प्रदान करने के फलस्वरूप जो आय प्राप्त होती है उसको लगान कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं कई बार मकान किराए पर लिया जाता है, कई बार गोडाउन किराए पे लिया जाता है, दुकानें किराए पे ली जाती है, या यहाँ तक कि ज़मीन भी किराए पे लेते हैं। जैसे हम शादी के लिए गार्डन्स लेते हैं ना, तो वो क्या है, ज़मीन का टुकड़ा ही तो है जिस पर घास लगी हुई है या गार्डन डेवलप हुआ है, या कोई रिसोर्ट हम लेते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब किराए के साधन हैं जो हम उन सेवाओं के बदले में, भूमि के रूप में जो सेवाएं हमने ली हैं उनके बदले में जो हम पैसा चुकाते हैं वो किराया कहलाता है। तो ये अगर हमें अपनी आवश्यकता के लिए अगर हम दूसरे से ले रहे हैं तो इसका मतलब ये कि अगर हमारे पास में ऐसी व्यवस्था है, जैसे आज हमारे पास में घर है और घर में कोई कमरा अतिरिक्त है जो हमारी आवश्यकता के लिए अभी उसकी ज़रूरत नहीं, तो हम उसको किराए पर दे सकते हैं। यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति को हम उसके लिए उसमें रहने के लिए दे सकते हैं, बदले में वो हमें एक्स्ट्रा इनकम देता है, वो हमें जो किराया देता है वो हमारी इनकम का हिस्सा हो जाता है। भूमि पर खेती करने वाले को भूमि को अधिक उपजाऊ शक्ति या अच्छी स्थिति के कारण जो उपज प्राप्त होती है वह आय के रूप में उसे प्रत्यक्ष रूप में प्राप्त होती है। और यदि भूमि किसी दूसरे को उपयोग के लिए दी जाती है तो अपनी भूमि का उपयोग करने वाले से प्रतिफल के रूप में लगान वसूल किया जाता है। जैसे हम जमीन को अगर किराए पर दे रहे, जमीन अगर दे रहे हैं या घर दे रहे हैं तो वो किराया कहलाता है। लेकिन यही जब खेतीहर उपजाऊ भूमि अगर हम किसी को किराए पर देते हैं जिसमें वो फसल उगाएगा और वो फसल से पैसा कमाएगा, बदले में हमें एक निश्चित रकम देगा, वो लगान कहलाता है। इसी तरह से अगर किसी के पास मकान है और वो स्वयं उसमें नहीं रहता है तो और दूसरे व्यक्ति को रहने के लिए देता है, रहने वाला व्यक्ति उसके बदले में मकान मालिक को एक निश्चित राशि देता है तो वो किराया कहलाता है। ये दोनों ही आय के दो अलग अलग साधन हैं। और फिर बात आती है इसमें जो अगला बिंदु है वो है लाभ या प्रॉफिट का। उत्पादक को अपने उद्योग को प्रारंभ करने के लिए तथा उसके संचालन एवं विस्तार करने के लिए पूंजी का विनियोग करना पड़ता है। यानी कि कोई भी बिजनेस अगर चालू करना है तो उसके लिए कुछ धन लगाना पड़ता है। उत्पादन के अन्य साधनों का वितरण करने के बाद में उसके पास जो पैसा बचता है
वो उसका लाभ कहलाता है। जैसे हमने अगर कोई बिज़नेस चालू करा, जैसे कोई एक दुकान लगाई कि हमने किराने की एक दुकान लगाई, तो पहले तो दुकान का किराया और फिर जो सब सामान हम लेकर के आते हैं जिसको हम बेचेंगे, वो सब सामान प्लस उसमें सामानों को रखने के लिए या उसको डिस्प्ले करने के लिए जो भी फर्नीचर वगैरह बनाया करा, वो सब खर्चे तो पहले। तो अब 1 महीने में हमने उनमें से वापस कितना सामान बेचा कि ये सब खर्चे हमारे निकल जाएं, कि जिसमें जो उस दुकान का किराया था वो भी निकल गया, जितना सामान हम लाए थे उसका पेमेंट भी हमने कर दिया, और अब जो अमाउंट बचता है वो हमारा लाभ कहलाता है। जैसे अगर हमने 1 लाख रुपया खर्च किया है, जिसमें से 20,000 रुपये किराए का भी था और खूब सारा हम सामान भी लेकर के आए, लेकिन वो सामान जैसे हम 6 महीने के हिसाब से लेकर के आए हैं, तो हम ये मान के चलते हैं कि 1 लाख रुपए का अगर हम सामान लेकर के आए हैं या 80,000 रुपये का अगर हम सामान लेकर के आए तो वो 6 महीने में जा कर के पूरा बिकेगा। लेकिन अगर उसमें भी 1 महीने के अंदर हम उसमें से 25,000 का सामान बेच देते हैं, तो 20,000 रुपया तो किराए का और 25,000 रुपये हमने, तो हमें वो एक तरह से उसमें कुछ अमाउंट, अगर हम ये मान लें कि उसमें 20,000 रुपया हमको वो सामान का देना था जो हमने दे दिया, तो 5,000 रुपये का उसमें हमको हर महीने फ़ायदा हो रहा है। ये जो फ़ायदा है ये घटता बढ़ता भी रह सकता है। ये सब निर्भर करता है, ये जो लाभ मिलता है ये लाभ निर्भर करता है उद्योग की प्रवृत्ति, साहस और प्रबंध की कुशलता पर। जैसे अगर सामान खरीद के ला रहे हैं तो एक तो हम थोड़ा थोड़ा 10 जगह से सामान लाएंगे तो उसमें ज़्यादा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन होलसेल में एक साथ इकट्ठा सामान अगर खरीद करके लेकर के आएंगे तो उसकी हमको जो पैसा उसके बदले में देना है वो कंपैरेटिवली कम देना पड़ेगा। हो सकता है रिटेल में हम जो 1 किलो चीनी अगर हम 20 रुपए की लेकर के आते हैं, तो होलसेल में हो सकता है वही चीनी हमको 16 रुपए की या 17 रुपए किलो की ही मिल जाए। तो उस कंडीशन में हमको प्रत्येक किलो पर 3 रुपए या 4 रुपए कम देने पड़ रहे हैं, और जब हम उसको बेचेंगे तो हम, क्योंकि मार्केट रेट ही 20 रुपए की है, तो हम 20 रुपए में दे रहे हैं, हम भी 20 रुपए में दे रहे हैं, तो हमें प्रति किलो पर 3 रुपए या 4 रुपए का फ़ायदा हो जाता है। तो इस तरह से अलग अलग, ये मैं जो एग्जाम्पल दे रही हूँ एग्जैक्टली ये वही अमाउंट है ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन सिर्फ समझने के लिए मैंने आप लोगों को बताया है। आप लोग इस तरह से इसको आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर बात आती है पेंशन और ग्रेच्युइटी की। नौकरी से सेवानिवृत्ति के बाद में जो निरंतर मासिक आय मिलती है उसको पेंशन कहा जाता है। पेंशन की राशि सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले वेतन पर निर्भर करती है, कि व्यक्ति जब रिटायर होता है तब उसको लास्ट में उसकी कितनी सैलरी थी उसी के ऊपर उसकी पेंशन भी निर्भर करती है। वेतन का लगभग 50% पेंशन के रूप में प्रति माह सेवानिवृत्त व्यक्ति को मिलता है। जैसे अपने यहाँ पर अभी लगभग 60 वर्ष की आयु जो है वो रिटायरमेंट की एज मानी जा रही है। तो जो सरकारी नौकरी में है या किसी कंपनी में है, ये सब निर्भर करता है जिस कंपनी में या जिस संस्था में आप सेवाएं अपनी दे रहे थे उनकी नीति के अनुसार। जैसे सरकारी सिस्टम में 2002 से पहले तो पेंशन थी, उसके बाद में अंशदायी पेंशन है, यानी कि व्यक्ति को खुद को तय करना होता है कि मैं अपनी तनख्वाह का इतना हिस्सा प्रति माह कटवाऊंगा और सरकार भी उसमें उतना ही मिलाती है, और वो अमाउंट फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के बाद में आपको पेंशन के रूप में मिलता है। इसको अंशदायी पेंशन कहा जाता है। खैर ये बहुत अलग बातें हैं, अभी हमारे लिए इतना जानना काफ़ी है कि रिटायरमेंट के बाद में हमें पेंशन मिलती है। सेवानिवृत्ति के समय आय में से नियमित रूप से काटी गई राशि में से एक निश्चित राशि दी जाती है जिसको ग्रेच्युइटी कहा जाता है, यानी कि पूरे जीवन भर जो हमने सेवाएं दी है उसमें से पेंशन के रूप में तो हमें बाद में 50% जो मिल रहा है वो मिलेगा ही, उसके अलावा भी एक और निश्चित रकम, बहुत चाहे वो छोटा ही परसेंटेज हो, वो सारी ज़िंदगी सरकार या जो कंपनी वो अपने पास काट के रखती है, और जब व्यक्ति रिटायर होता है तो उसको वो एक मुश्त पैसा एक साथ दिया जाता है, वो ग्रेच्युइटी कहलाता है। ये एक मुश्त दी जाती है और पेंशन के समय नियमित रूप से लगातार नहीं दी जाती। जैसे पेंशन मिलती वैसे ये उसके समान लगातार रेगुलर नहीं दे करके एक साथ दे दी जाती है, वो चाहे जो भी अमाउंट बना हो। ये राशि वेतन के अनुसार भिन्न भिन्न होती है। वृद्धावस्था में पेंशन और ग्रेच्युइटी जो है ये आय का सबसे अच्छा साधन माने गए हैं। और इसके बाद में आती है बोनस।
बोनस जो है वो कई उद्योगों, संस्थाओं, सरकारी कर्मचारियों को के वेतन एक निश्चित मात्रा से कम होता है और ऐसे में उनको बोनस दिया जाता है। वेतन के अतिरिक्त वर्ष में 1 बार या 2 बार जितना भी लाभ कंपनी को मिला है उसमें से कुछ धनराशि, निश्चित अमाउंट वो जो है वो साल में 1 बार या 2 बार वो लाभ जो है वो उन सब में वितरित कर दिया जाता है। वो चाहे छोटा ही अमाउंट क्यों ना हो, लेकिन इसको बोनस कहा जाता है। ये व्यक्ति की अतिरिक्त आय होती है जो संस्था के लाभ पर निर्भर करती है। तो अगर हम जितना संस्था को लाभ दिलाएंगे उतना ही हमें अच्छा बोनस वापस मिलता है। अधिकांशतः त्योहारों के समय में, जैसे दीपावली है या क्रिसमस है, इस तरह से किसी भी त्यौहार के समय में, या कोई निश्चित जैसे जनवरी है या जुलाई है, ऐसे जो भी समय वो लोग तय करते हैं कंपनी, उस समय में ये अतिरिक्त बोनस दिया जाता है। और फिर बीमारी और दुर्घटना में प्राप्त राशि, जो मेडिकल एड या डेथ रिलीफ मिलता है, कर्मचारियों के बीमार होने पर या दुर्घटना में सुरक्षा और आर्थिक सहायता के रूप में औषधियों का व्यय या डॉक्टरी खर्चे के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। कभी कभी संस्था के ही निजी अस्पतालों में भी इलाज किया जाता है। ऐसे लाभ को मेडिकल या उपचार सहायता कहा जाता है। कर्मचारी को कार्य करते समय मृत्यु होने पर उसके बच्चे और पत्नी को आर्थिक सहायता और नौकरी न होने पर नौकरी भी दी जाती है। और ये परिवार के सदस्यों की योग्यता और शिक्षा के अनुसार होती है। और फिर बात आती है उपहार के रूप में। उपहार से नियमित आय नहीं होती, लेकिन जन्मदिवस, विवाह, त्योहार आदि पर मित्रों, रिश्तेदारों से जो उपहार में मुद्रा या वस्तुएं प्राप्त होती है वो भी आय का एक साधन है। समाज में रहकर मनुष्य में परस्पर उपहारों का आदान प्रदान होता है। उपहारों की राशि व्यक्ति के आपस के संबंधों की निकटता, अवसर के महत्व और देने वाले की आर्थिक क्षमता पर निर्भर करती है। अधिकांश रूप से प्रत्यक्ष कर से बचने के लिए भी व्यक्ति अपनी चल और अचल संपत्ति को उपहार के रूप में सगे संबंधियों में वितरित कर देते हैं। और फिर बात आती है रॉयल्टी की। रॉयल्टी कहलाती है लेखक के द्वारा किसी भी पुस्तक की बिक्री के अनुपात में दिया गया जो शुल्क होता है वो रॉयल्टी कहलाता है। ये लेखकों को मिलती है, जिसमें कवि, लेखक, गीतकार इत्यादि को प्रकाशक जो होता है उसके द्वारा उनकी लिखी हुई पुस्तकों की बिक्री के अनुपात में ये रॉयल्टी दी जाती है। और बिक्री से प्राप्त राशि का निश्चित प्रतिशत के रूप में पहले से ही लेखक और प्रकाशक के बीच में समझौता हो जाता है। और लास्ट है इसमें बच्चों लॉटरी। विभिन्न राज्य सरकारों और गैर सरकारी संस्थाओं ने लॉटरी की योजना आरंभ की हुई है, जिसका लाभांश कल्याणकारी कार्यों में लगाया जाता है। इसके टिकट बेचने में हजारों लोगों को कमीशन के रूप में भी आय होती है और पुरस्कार के रूप में टिकट खरीदने वाले को आय की प्राप्ति होती है। हालांकि ये सब आम आदमी अधिकांशतः ऐसा नहीं करता है, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है और फ़ायदा होगा ही होगा ये भी जरूर, क्योंकि खरीदेंगे तो अगर 1000 लोगों ने लॉटरी का टिकट खरीदा, लेकिन लॉटरी का जो इनाम मिलेगा वो तो मुश्किल से 2 या 4 जनों को मिल पाएगा। तो कहने का मतलब ये कि ये बहुत अच्छे स्रोत नहीं है, लेकिन हैं तो सही। तो ये तो थे पारिवारिक आय के जो मुख्य साधन होते हैं। और अब इन पारिवारिक आय की वृद्धि में कुछ सहायक साधन भी हैं, जिसमें गृह एवं सहायक उद्योग धंधे कहलाते हैं। आय वृद्धि के लिए थोड़ी सी बुद्धिमानी और समय का सदुपयोग करके घरेलू उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं। गृहिणी को धनोपार्जन करने के लिए विभिन्न गृह उद्योग का जो विभाग है वो सहायता, प्रशिक्षण और ऋण सुविधाएं उपलब्ध कराता है। दूध से बनी वस्तुओं उत्पादित करना, मुर्गी पालन, रेशम के कीड़े इत्यादि का पालन। घर में स्त्रियां खाली समय में अपने सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खिलौने आदि का काम कर सकती हैं। फल सब्जियों का संरक्षण, साबुन बनाना, पापड़, बड़ी, मंगोड़ी, पुस्तकों की जिल्द इत्यादि और भी बहुत सारे ऐसे काम है। खासतौर से आप लोगों ने तो होम साइंस ली हुई है। होम साइंस में आप लोगों को ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने को, पढ़ने को, सुनने को मिलेंगी, सीखने को मिलेंगी, जो आप गृह उद्योग या सहायक उद्योग धंधे के रूप में जिसको आप विकसित कर सकते हैं, जिसमें आपको इनिशियल अमाउंट जो है वो बहुत या तो नॉमिनल लगाना पड़ता है या बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ता है, लेकिन उसका रिटर्न चाहे कम आए लेकिन रेगुलर आता है। और जितना हम मेहनत करते हैं, जितना हम समय देते हैं, उतना ही उसका रिटर्न हमको मिलता है। और फिर आता है कि
सहायक साधन क्या क्या हो सकते हैं? तो समय का उचित विभाजन, घर और बाहर के कार्यों में अगर सामंजस्य स्थापित कर दिया जाए तो आय बढ़ी जा सकती है। पारिवारिक आय की कमी को समय पर कार्य संपादित करके और अगर रिक्त समय का सदुपयोग करें तो हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं। समय का उचित उपयोग करने के लिए उचित प्रबंध प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। प्रायः गृहिणियों को गृह कार्य समाप्त करने में इसको अपनाना चाहिए, क्योंकि अधिकांशतः वो अपना दिन भर अपने घर का काम ही फैलाए रहती हैं। अगर निर्धारित समय पर गृह कार्य पूरा कर लें तो वो भी कोई अपना गृह उद्योग या कोई नौकरी अतिरिक्त रूप से कर सकती हैं। और फिर खाद्य पदार्थों का संरक्षण एवं भंडारण, ये जो मौसम के अनुरूप अनाज, मसाले, सॉस, चटनी, जैम, जेली, अचार इत्यादि बना करके अगर रख लिए जाएं तो वो सस्ते भी पड़ते हैं और लाभकारी होते हैं, जिससे पैसा बचता है। और लास्ट है इसमें धन की मितव्ययता और उचित विनिमय और उचित विनियोग, यानी कि प्रॉपर इन्वेस्टमेंट। सीमित आय में अधिक से अधिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने से मितव्ययता रहती है। बिना सोचे विचारे खर्च करने की अपेक्षा अगर योग्यता अनुसार व्यय करने से अधिक समृद्धि एवं संतुष्टि मिलती है। इस तरह से भविष्य के लिए की गई बचत को उचित ढंग से बैंक या पोस्ट ऑफिस में करके हम अपनी आय के अतिरिक्त लाभ ले सकते हैं। ये कुछ ऐसे सहायक साधन थे जिनके बारे में हमने बात की। यहाँ बच्चों हमारा ये फैमिली इनकम का चैप्टर आज ख़त्म होता है। अगली क्लास में हम नया चैप्टर चालू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहिएगा। धन्यवाद।